सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए स्पर्श भाग 2 से लेसन 1, जिसका नाम है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। बड़े भाई साहब कहानी के कहानीकार प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई को हुआ था। इनके लेखन में आम आदमी के दुख दर्द की अनुभूति, तकलीफ़ों का वर्णन प्रमुखता से मिलता है। इनकी कहानियों में समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना की स्वर उजागर हुए हैं। प्रस्तुत कहानी बड़े भाई साहब दो भाइयों की कहानी है। ये दोनों भाई स्कूल पढ़ते हैं और वहीं हॉस्टल में रहते हैं। छोटा भाई पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ खेल कूद, घूमने आदि में अधिक रुचि लेता है। वह घर पर ही कम पढ़ता है, लेकिन फिर भी वह परीक्षा में अच्छे अंक लाता है। और दूसरी तरफ उसके बड़े भाई साहब हैं, जो जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी वह एक कक्षा में 2 साल लगा देता है। वह इतना घूमने बाहर घूमता भी नहीं और न ही अपने दोस्तों के साथ खेलता है। कड़ी मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पाता। वह बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता रहता है और वह बड़े होने के अधिकार से छोटे भाई को डांटता भी रहता है। छोटा भाई अपने बड़े भाई का मान सम्मान तो करता है, लेकिन अपने आप को खेलने से रोक नहीं पाता है। यही सब कुछ इस कहानी में बताया गया है। आइए विस्तार से इस कहानी को पढ़ते हैं। बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे। लेखक क्या कहता है इसमें? मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि मेरे जो भाई साहब थे वो मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, केवल 3 दर्जे आगे ही थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। तालीम तमीज़ को भी कहते हैं, सेंस। वो कहते हैं कि जल्दबाजी से उसने कभी भी कोई काम नहीं किया है। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। क्या कहते हैं प्रेमचंद जी इसमें? कि इस भवन की बुनियाद को खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। हाँ जी, उसके जो मुंशी प्रेमचंद है उसके जो बड़े भाई थे वो 1 साल में 2 बार वो बार एक क्लास में फेल हो जाते थे, 2-2 साल लगाते थे। तो लेखक कहता है कि जब तक बुनियाद ही पक्की न हो तो फिर महल कैसे खड़ा होगा। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी। क्या कहते हैं इसमें लेखक कि मेरी जो उम्र थी वह 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। लेखक कहता है, कहानीकार कहता है इसमें कि वह मेरी पूरी निगरानी रखता था, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। वह स्वभाव में मेरे अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। लेखक कहता है इसमें कि मेरे जो बड़े भाई साहब थे हर समय किताब लेकर बैठे रहते थे और कई बार अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कॉपी और किताब पर चिड़ियों और बिल्लियों के चित्र भी बना दिया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई समझ। मसलन एक बार उसकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों दरअसल भाई राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। लेखक कहता है प्रेमचंद कि मैंने एक बार उसकी बुक पे देखा, ये सारे शब्द लिखे हुए थे और एक आदमी का चेहरा भी बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे। जमात होता है कक्षा, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। क्या कहते हैं इसमें लेखक कि मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल था। मेरा भाई सारा दिन किताब लेकर बैठा रहता था, लेकिन मेरे लिए तो 1 घंटा भी बैठना पहाड़ के समान लगता था। पहाड़ के समान लगना बहुत कठिन कार्य लगना। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता और कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 द्वारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं
और कभी फाटक पर सवार, कभी आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद हम उठाते रहते थे। लेकिन कमरे में आते ही बड़े भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मौन होता है चुपचाप रहना। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन होता है चुपचाप रहना, यह कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। और बड़ा भाई साहब, उसके लिए सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष होता है पूरे क्रोध से मिले हुए शब्द में मेरा सत्कार करे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे और एक हर्फ न आएगा। हर्फ होता है शब्द। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। ऐरा गैरा नत्थु खैरा का यहाँ मुहावरा है ये। इसका अर्थ बनता है हर कोई, साधारण से साधारण भी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है। यहाँ देखो वो आंखें फोड़नी और खून जलाना मुहावरे प्रकट हो रहे हैं। तभी कहीं यह विद्या आती है, और आती क्या है, हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। अपने भाई को कहता है, सोचता है कि घोंगा, अजीब हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत होता है मेहनत करना। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेल तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? अब बड़ा भाई यहाँ उसको लेखक को समझा रहा है कि तुम सारा दिन खेलते रहते हो, कूदते रहते हो। क्या तुमने मुझे कभी खेलते कूदते हुए देखा? कभी तमाशे मेले में जाते हुए देखा? लेकिन तुम सारा दिन ऐसा करते रहते हो। रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास भी नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल में पड़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त घुमाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में, दर्जा होता है कक्षा में, क्लास में पड़े रहोगे। अगर तुम इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। अब लेखक को उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम्हें इसी तरह खेलना है तो यहाँ हॉस्टल में रहकर अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम घर चले जाओ, वहीं जाकर गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? गाड़ी कमाई होता है खून पसीने की कमाई। मैं यह लताड़ सुनकर, लताड़ होता है उसकी प्रताड़ना को सुनकर, बड़े भाई की प्रताड़ना को सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। फिर मेरा जवाब ही क्या होता है, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? लताड़ होता है डांटना। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसी ऐसी सुखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा से जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे अपने मूर्ख रहना मंजूर था। लेखक कहता है कि मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाते हैं जितना मेरा भाई करता था। 2-2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर मेहनत करूंगा। चटपट एक टाइम टेबल भी बना डालता। उसी समय लेकर कहता है कि भाई की बातों को सुनकर मैं एक टाइम टेबल भी बना लेता था, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मदद से बिल्कुल मद होता है नशा, बिल्कुल उड़ जाता। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथों को नाश्ता कर पढ़ाई करने बैठना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब और 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 की अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक की हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय पर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेता एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुगध हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव पेंच, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती थी। क्या कहता है लेखक, मैं टाइम टेबल तो बना लेता था, लेकिन मुझे अपना वही खेल कूद, कबड्डी, वॉलीबॉल, ये सब जो है मुझे अपनी ओर खींच लेती थी। जब मैं पढ़ने बैठता तो ये सब खेलकूद मुझे अपनी ओर खींच लाते
और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता कि मैंने कोई टाइम टेबल भी बनाया है। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंखें फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और भाई साहब की नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव जाता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी मैं जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और गुड़कियाँ खाकर भी, गुड़कियाँ होता है डांट खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। सालाना इम्तिहान हुआ। सालाना होता है साल में होने वाले एग्ज़ाम। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया। भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आड़े हाथों लेना, खरी खोटी सुनाना। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? जब उसका भाई दोबारा फेल हो जाता है तो लेखक कहता है कि मुझे तो सारा दिन डांटते रहते थे कि पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, और आप इतनी मेहनत करने के बाद भी फेल हो गया, तो मुझे लगा कि उसे आड़े हाथों लूं। अब वह सोचता है कि मेरे बड़े भाई की वह तपस्या कहाँ गई, वह पढ़ना लिखना कहाँ गया। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहता हूँ और दर्जे में अव्वल भी आता हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी। बड़े भाई साहब का रोब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूर था, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा। फजीहत होता है इंसल्ट करना। तो अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में भी अव्वल आ जाता हूँ। जुबान से यह हेकड़ जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह हाथ तक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया कि उसकी सहज बुद्धि बड़ी तेज थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय, भोर होता है शाम का, सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल भी आ गए और तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया। यूं ही पड़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है असल में बुद्धि का विकास होना। असल चीज़ है बुद्धि का विकास होना। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती न कह सकते हैं। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था और बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत कैसा हुआ। घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शोरूम में भी एक बार अहंकार किया था। शाहरूम ने भी एक बार अहंकार किया था। भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा ही पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे पढ़ चुके। फिर आगे वह कहता है, सफल खिलाड़ी वह है कि जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ। बड़ा भाई छोटे भाई को समझाते हुए कह रहा है कि मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखने पड़ेंगे, यह कोई आसान काम नहीं है। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगे हैं, आंधी रोग हो जाता है। और इस तरह है वो बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है और कहता है, ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह है। ए बै जय की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। इस तरह से वह बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है। आगे समझाते हुए वह कहता है, बड़ा भाई उसको समझाते हुए कह रहा है कि स्कूल का अब यह जो स्कूल शुरू हुआ था इसका समय बहुत पास था। नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होगी।
भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। लेखक कहता है कि आज मुझे भोजन निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है कि मैं तो पास हो गया हूँ, फिर भी मेरी इंसल्ट हो रही है, तो फेल हो जाने पर शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का तो जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया था। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, फिर दोबारा वार्षिक परीक्षा होती है। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, फिर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद हैरानी थी। बड़े भाई साहब ने इतना परिश्रम किया, 10 बजे रात तक इधर उधर, 4 बजे से 6 बजे तक इस तरह वो पढ़ते गए। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता। लेकिन विधि की बात को कौन टाले? विधि होता है विधाता। मेरे भाई साहब के बीच में केवल एक दर्जे का अंतर था, वह रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय थी, कहीं भाई साहब 1 साल और फेल न हो जाएं तो मैं उसके बराबर हो जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे? फजीयत होता है एडवाइस देना, सलाह देना। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। एक दिन की बात है कि संध्या के समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मनुष्य आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल था। न मोटर कारें थी, न ट्राम थे, न ही गाड़ियां थी। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लोंडों के साथ धेले के कनकोए के साथ दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं? अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो। जमात होते है कक्षा, मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिरी आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था लोग 8वीं दर्जा पास करके नायब तहसीलदार बन जाते थे। मैं कितनी ही मिडिलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडेंट हैं। बड़े बड़े विद्वान की वाहवाही करते हैं और तुम तो उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजार लोंडों के साथ कनकोए के लिए पतंग, कनकोए होता है पतंगों को उड़ाना, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली होता है अकल न होना पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहीन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या ही कर डाले। निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे, समकक्ष मेरे समान मेरी कक्षा में हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम्हें क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा ही बड़ा रहूँगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। अमेरिका में वह कहता है कि अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए हैं, और ब्याह होता है शादी करना, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं। यह बातें चाहे उन्हें मालूम न हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा दैव न करे। आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, तो दादा को तार देने के लिए सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दें, न घबराएं, न बदहबाश करें। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चलेगा। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे के मोहताज हो जाते हैं। आगे लेखक कहता है कि हेडमास्टर साहब ने एमए की हुई है, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं। लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई, तो भाईजान यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेरो न चलने पाओगे। अगर तुम यूँ न मानोगे तो मैं
थप्पड़ दिखाकर उसे कहता है कि यूँ ना मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी। मैं उनकी इस नई युक्ति के नतमस्तक हो गया। नतमस्तक होना, झुक जाना, बातें मान लेना। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सहजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप तो कुछ फरमा रहे हैं, वह बिल्कुल सच है। जो कुछ भी आपने फरमाया है, बोला है, वह सब कुछ सच है और आपको वह सब कहने का मुझे अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकों उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या, खुद बेराह चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा। बेराह होता है कि अगर मैं गलत रास्ते पे चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा, तुम्हें कैसे समझाऊंगा, यह कर्तव्य भी मेरे सर पर ही है। सियों से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकोआ होता है पतंग, हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी, लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा आ रहा था। भाई साहब लंबे हैं ही उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। ये हमारा पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है। अब ये पढ़ने के बाद हम इसके शब्दार्थ प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।